दोस्तों आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। शाम को 8 बजे, शाम को रोज़ 8 बजे लाइव क्लास चलती है मैथमेटिक्स की। फ़िलहाल उसमें अलजबरा चल रहा है। तो एमटी यादव सर के द्वारा, जो कि बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं मैथमेटिक्स के लिए, उनके द्वारा लगभग 1 या 1.5 घंटे क्लास जो चलती है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिएगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे आप बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक सभी प्रश्न देखेंगे और पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्लास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 86 होगा। आज हम लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र की लोक सेवा आयोग का क्या नाम है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। जबकि राज्यों की राज्य लोक सेवा आयोग होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये 3 हैं, ठीक है। आपको मालूम पड़ेगा तीसरा आखिर कौन है। तो संविधान का भाग 14 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक टोटल था, जिसमें 2 अध्याय थे। पहला अध्याय तो आपने पढ़ लिया है, लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस, ठीक है। अब इनकी जो परीक्षाएं करवाती हैं, इनकी जो भर्ती करवाती है, जो निकाय है, वो लोक सेवा आयोग है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये दूसरा अध्याय है। इसमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें 3 लोक सेवा आयोग आते हैं। पहला तो केंद्र की जो लोक सेवकों की भर्ती करवाती है वो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, सबसे फेमस। इसी प्रकार राज्यों के लिए है राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। इसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में इन तीनों के बारे में संयुक्त रूप से बताया गया है। मैं डिटेल में आपको समझाता रहूँगा। इस पूरे वीडियो को देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐतिहासिक बातें मालूम होनी चाहिए, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारी जो आज की यूपीएससी है, इसका कुछ इतिहास है, कुछ बातें पूछी जाती हैं। जैसे ली आयोग के सुझाव पर 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष रॉस बारकर थे। पहली बात ये पूछी जाती है क्या, कि भारत के अंदर सबसे पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। जब अंग्रेजों का टाइम था तब हुआ था, 1926 में। और इसके अध्यक्ष रॉस बारकर थे। तो 1935 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया था, अर्थात संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया था। जो पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, इसका नाम 1935 में बदलकर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, और हमने इसका नाम रख दिया संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानी जाती है। तो 2 बातें इसके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मालूम होनी चाहिए, कि यह एक स्वतंत्र संस्था है, किसी सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। ये एक स्वतंत्र संस्था है और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल में ये स्पेशली इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ आगे आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती की एजेंसी है, ठीक, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम आर्टिकल शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूपीएससी के नाम से जानते हैं। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, जिसे यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरी बात ये कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहा जाता है। यूपी के लिए की बात करें तो यूपीपीएससी इसका नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से है। और तीसरी बात ये लिखी हुई है, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन राज्यों की विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जैसे 2 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया है, ये तभी पॉसिबल होगा जब
उन दोनों राज्यों की विधानमंडल में ये प्रस्ताव पारित हो गया हो तब। तो देखिए आर्टिकल 315 में ही तीनों की जो बातें की गई है, ऐसे जितने भी आर्टिकल आएंगे जो भी प्रावधान किए गए हैं वो तीनों के लिए किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 315 में एक और बात लिखी हुई है, ये कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करने के बाद अपने राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात लिखी है। आर्टिकल 315 में 4 बातें लिखी हैं। पहला तो है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी जिसे यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और दूसरी बात ये कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी, राज्य लोक सेवा आयोग। और इसके अलावा तीसरी बात ये लिखी हुई है 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात ये कही गई है कि किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र की जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उससे अनुरोध करने के बाद अपने राज्य के लिए कुछ प्रशासनिक कार्य उनसे करवा सकते हैं, ये कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 315 बहुत इजी है। इसके अलावा आर्टिकल 316 के अंदर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात की गई है। मतलब आर्टिकल 316 में जो आयोग के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनकी पदावधि मतलब उनका कार्यकाल कितना होगा, ये कहा गया है। तो सबसे पहले नियुक्ति के बारे में देखते हैं। तो कौन से आयोग? सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं। हालांकि आर्टिकल 316 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तीनों के बारे में बताया गया है। एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ये कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं, कुछ जो हैं वो सदस्य होते हैं उनमें, ठीक है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग जो होती है उसमें भी अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा होती है। और वर्तमान में ये जान लीजिए कि यूपीएससी में एक तो अध्यक्ष हैं और 10 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष हैं और अन्य 10 सदस्य हैं। अब तीसरी बात ये कही गई है कि संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आप समझ पा रहे हैं क्यों? संघ के लिए तो राष्ट्रपति करेंगे ही, और राज्य के लिए राज्य के राज्यपाल हैं वो कर देंगे। और बाकी जब बारी आई संयुक्त की, संयुक्त में तो 2 या 2 से अधिक राज्य होंगे। तो आखिर अगर राज्यपाल को जिम्मा दिया जाता तो कौन से राज्यपाल को ये करना होता? ये विवाद उत्पन्न हो सकता था। तो इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, याद रखिए। एक नोट लिख लीजिएगा कि लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में तीनों प्रकार की जो लोक सेवा आयोग है इनमें सदस्य कितने होंगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में यूपीएससी के अंदर 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं। और हमारे संविधान में एक बात ये ज़रूर लिखी हुई है कि जो अन्य सदस्य होंगे, यूपीएससी के जो अन्य सदस्य होंगे, इसमें कम से कम 50% जो सदस्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सरकार के अधीन काम किया हो, अर्थात सरकारी नौकरी की हो, ठीक है, याद रखिए। अब बारी आई पदावधि, कार्यकाल की बारी आई। इसी आर्टिकल में कार्यकाल की भी बात की गई है। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल की बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि होती है वो या तो 6 वर्ष है या तो 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वो माना जाएगा। या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा या उनका कार्यकाल जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष नहीं हो जाती तब तक रहेगा। जो पहले बीत जाएगा वही माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कोई अध्यक्ष या सदस्य है यूपीएससी का, वो जब नियुक्त हुआ है उनकी उम्र 62 वर्ष थी। तो बताइए वो कितने वर्षों के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे? जब वो उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी, अर्थात केवल 3 वर्षों के बाद ही उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तब ये 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं
माना जाएगा। तब उनकी 65 वर्ष की आयु पहले कंप्लीट हो गई है ना, तो इसलिए ये मानी जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई अध्यक्ष या सदस्य 55 वर्ष की आयु में नियुक्त हुआ, तब क्या होगा? तब उनकी जो कार्यकाल है 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल करेंगे। ठीक है। तब 65 वर्ष नहीं गिना जाएगा, तब 6 वर्ष पहले बीत जाएगा, तो 6 वर्ष ही गिना जाएगा। 61 वर्ष की आयु में उन्हें जो है रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का जो पदावधि है वो है तो 6 वर्ष, लेकिन जो सेकंड लिमिट है वो 62 वर्ष की आयु तक ही है। ठीक है। इसी प्रकार संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है, याद रखिए। तो ये बात थी आर्टिकल 316 की। अब आर्टिकल 317 में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने अथवा निलंबन करने की बातें कही गई हैं। किस प्रकार से इनको पद से हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, वो आर्टिकल 317 में कहा गया है। अब देखिए, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाई जाएगी। अब यहाँ पर ये जानने की इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात ये है कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, तीनों के सदस्य और अध्यक्षों को पद से हटाने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति को है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया, नहीं। पद से हटाने की बारी आएगी तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है, और राष्ट्रपति उन्हें कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवानी पड़ेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट देगी, जो आदेश देगी राष्ट्रपति को, वो मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में ये पाया कि जिसके ऊपर, जिस सदस्य या अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है तो वो बेगुनाह है, तो राष्ट्रपति उसे पद से नहीं हटा सकते हैं। अर्थात ये कहा जाए कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है। कदाचार एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे करप्शन लग गया का चार्ज लग गया, तो उस आधार पर जांच होगी। अगर वो करप्ट पाए जाते हैं तब उन्हें हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो उस दौरान जब इन पर आरोप लगा है और उसके बाद जब जांच हो रही है, उस दौरान अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे उन्हें अपने पद से निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच या अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर रही है, तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहें तो उस अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अब यहाँ पे राज्यपाल का नाम आ गया, तो राज्यपाल को निलंबित करने का अधिकार है। निलंबित मतलब टेम्परेरी निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है। राज्यपाल जो है अपने राज्य के जो लोक सेवा आयोग है वहाँ के जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे जिन पर आरोप लगा हुआ है, जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो अस्थायी तौर पर उन्हें पद से हटा सकते हैं। ठीक है। अर्थात निलंबित कर सकते हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद एक्शन को राष्ट्रपति लेंगे। एक नोट लिख लीजिएगा जो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं, पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात है ये। पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल के पास केवल निलंबित करने का अधिकार है। ठीक है, याद रखिए। तो ये था आर्टिकल 317। और आर्टिकल 317 में कुछ बातें और कही गई हैं। देखिए, इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को निम्न परिस्थितियों में सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में? जैसे दिवालिया घोषित किया जाने पर, किसी न्यायालय के द्वारा किसी अध्यक्ष या सदस्य को अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया है तब भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कहीं अन्य स्थान संवेतन नियोजित होने पर, कहीं और सरकारी इन्होंने पोस्ट हासिल कर ली है, वहाँ भी जो है सैलरी ले रहे हैं, तब भी इन्हें हटाया जा सकता है। किसी कंपनी का ये पार्टनरशिप इन्होंने ग्रहण कर ली है, फिर भी हटाया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अगर सक्षम नहीं है
ठीक है, अक्षम हो गए हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, तब भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो होप आर्टिकल 317 भी आपको समझ में आ गया। तो सभी आर्टिकल में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बातें तीनों के बारे में कहा गया है। अब बारी आई आर्टिकल 318 में। आर्टिकल 318 में अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाएंगी और इनकी जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के जो खर्चे होंगे वो भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होंगे। आगे इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है, वो आप देखेंगे। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा निश्चित किया जाएगा और इनके जो खर्चे होंगे राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। सिंपल सी बात है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग की जब बात आएगी, इनके सदस्यों का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निश्चित किया जाएगा, लेकिन इनका जो खर्चा होगा उन राज्यों की संचित निधि को मिल बांट कर देना पड़ेगा। मान लीजिए 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, तो 2 राज्यों की संचित निधि को मिल बांट कर ये खर्चा वहन करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की। यूपीएससी की सबसे पहले बात करते हैं। यूपीएससी में अध्यक्ष होंगे, अन्य सदस्य होंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं। जो अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यकाल जब पूरा कर लेंगे तो उन्हें कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात कही गई है। अब बारी आई सदस्य की, और जो सदस्य होते हैं वो अपना जब कार्यकाल पूरा कर लेते हैं एज ए सदस्य, तो दोबारा तो सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, इतनी छूट दी गई है। अब बारी आती है राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे, और जो अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यकाल जब पूरा कर लेंगे तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं, या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये कहने का भाव है कि जो भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो अपने से ऊंची ही पोस्ट अगर उनकी खाली है तभी वो ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कोई भी पोस्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो यूपीएससी इनसे ऊपर है तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, सदस्य भी बन सकते हैं। इसके अलावा वो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र हैं। अब सदस्य जो हैं उन्हें भी अधिकार है कि वो यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र हैं। तो ये सदस्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो दोबारा उसी राज्य के अध्यक्ष नहीं बन सकते। दूसरे राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बारी आई आर्टिकल 320 में। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल आप जान लेंगे तो उसी प्रकार राज्यों का जो लोक सेवा आयोग है उनका भी कार्य आप जान लेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनकी भर्ती करवाती है, और केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं में जो नियुक्ति होती हैं उन नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं वो कौन आयोजित करवाता है? यूपीएससी ही तो कंडक्ट करवाता है। ये तो आपको बेसिक ज्ञान है ही इतना।
इसके अलावा राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह भी प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो सिलेबस है और जो परीक्षा की प्रक्रिया है ये भी सरकार के साथ मिलकर ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये काम है। और भी इनके काम है, जैसे परामर्श देती है, सरकारों को परामर्श देती है किन मामलों में, जैसे लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके संबंधी सभी मामलों में ये सरकार को परामर्श देती है कि लोक सेवकों की भर्ती का तरीका क्या होना चाहिए, ये सभी सलाह देती है यूपीएससी। इसके अलावा प्रमोशन के मामले में भी ये सरकार को सलाह देती है, और एक सेवा से दूसरी सेवा में जब ट्रांसफ़र होता है तब भी ये सलाह देती है। इसके अलावा शासकीय सेवाओं में रहते हुए घायल हो जाने के कारण पेंशन के मामले में भी ये सहायता प्रदान करती है सरकारों की। तो इतनी बातें आर्टिकल 320 में याद रखिए, इनका काम क्या है। इसके बाद आर्टिकल 321 में ये कहा गया है जो संसद है वो कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया आर्टिकल 321 में कि वो कानून बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में भी वृद्धि कर सकती है। जो फिलहाल उन्हें अधिकार है संघ लोक सेवा आयोग को, उनके और अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है। और इसी प्रकार राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। तो आर्टिकल 321 ईजी है। अब आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके खर्चे जो भी होंगे, चाहे अध्यक्ष सदस्यों को सैलरी देने की बारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का खर्चा हो, वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। और ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए संबंधित राज्यों की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 323 है। आर्टिकल 323 में ये कहा गया है कि जो आयोग है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, तो जो आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो हर वर्ष राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट है हर वर्ष राष्ट्रपति को देगी, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। और इसी प्रकार राज्य की जो लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगी, और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। तो ये था पूरा आपका लोक सेवा आयोग के बारे में। होप आपको समझ में आ गया होगा सभी आर्टिकल। कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए इसमें। सबसे पहली बात ये आपको जानना चाहिए कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, HK कृपलानी थे, और यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अरविंद सक्सेना है। इतनी बातें आप याद रखिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा।